हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ईडियो मेथड ऑफिशियल में। तो दोस्तों, कैसे हैं सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम अच्छे हैं, बेहतरीन हैं और अपने पेपर की तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ा रही हैं। इस बात की मैं आशा करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, सीसीएस यूनिवर्सिटी के हमारे बीए फाइनल ईयर के एग्ज़ाम चल रहे हैं और आपका जो कल पेपर होने वाला है वो हमारा एजुकेशन का सेकंड पेपर होने वाला है, जिसका नाम है मेजरमेंट एवोल्यूशन इन एजुकेशन। ठीक है भाई, ये आपका पेपर रहने वाला है जिसका कोड हमारा A361 है। और भाई, आप सभी की बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि भैया कल हमारा पेपर है तो आप वीडियो लेकर क्यों नहीं आए हो। भैया देखिए, मैं थोड़ा सा बिजी था तो इसलिए आप जो है मुझे माफ़ करेंगे, मैं वीडियो आपके लिए नहीं लेकर आया हूँ। लेकिन आज की जो हमारी वीडियो होगी, पूरा एकदम आपका जो एजुकेशन का सेकंड पेपर होने वाला है, पूरी की पूरी पाँचों यूनिट का मैंने अध्ययन किया है और पाँचों के पाँचों यूनिट मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से कलेक्ट करी है और अपने आप में एक मास्टर वीडियो है। और मास्टर वीडियो का मतलब आप सभी को पता होगा। मास्टर वीडियो का मतलब ये है कि जितने भी आपके पेपर में सवाल पूछे जाने हैं, मैक्सिमम सवाल आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। और भाई, जितनी भी मैंने पीछे वीडियो बनाई है और जो बच्चे हमसे पहले जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि हमारी मास्टर वीडियो से कितना आपके पेपर में आता है। और भाई, आप सभी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि भैया हमारे पढ़ाए हुए में से आपके एग्ज़ाम में कितना आता है और हमारे पढ़ाए हुए में से आपको कितनी हेल्प मिलती है। ठीक है भाई? तो जिन बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और उन्हें उन्हें लग रहा है कि भई हमारी तैयारी बहुत कम है, तो उनको क्या करना है, इस वीडियो को 2-3 बार अच्छे से रिवाइज़ कर लेना है, तो आपका पेपर बहुत ही बढ़िया होगा, बहुत ही शानदार होगा, ठीक है? और पूरे के पूरे मॉडल का निचोड़ मैं आपको इसमें कराने वाला हूँ, बहुत ही बढ़िया तरीके से, ठीक है? और 80 से ज़्यादा सवाल आपको इसी क्लास से मिल जाएँगे भाई, ठीक है भाई? तो चलिए भाई, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बहुत ही बढ़िया तरीके से, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। और भाई, जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को जॉइन नहीं किया, टेलीग्राम को जॉइन करेंगे और लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है? और जो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम था, वो जो है टेलीग्राम ने बैन कर दिया है। पता नहीं आपने रिपोर्ट वगैरह क्या करी है उसकी। तो मैंने नया टेलीग्राम बनाया है, उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है भाई, ठीक है? आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, सभी भाई पढ़ेंगे और आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1, किसी तथ्य के विभिन्न आयामों को प्रतीक प्रदान करना ही मापन है। यह कथन किसने कहा है? यह कथन है भाई ब्रेडफील्ड तथा मॉरडॉक का, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? तो पूरी की पूरी जो वीडियो होगी अपने आप में मास्टर वीडियो है। थोड़ी सी वीडियो लंबी जरूर होगी, लेकिन आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से मिलेंगे भाई, ठीक है? प्रत्येक वस्तु जो संसार में कुछ भी अस्तित्व रखती है, जो किसी भी परिमाण मात्रा में अस्तित्व रखती है, अर्थात किसी भी रूप में अस्तित्व रखने वाली, मापन के योग्य है। यह कथन किसका है? यह कथन है थार्नडाइक का। किसका है भाई? थार्नडाइक का, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं भाई। यह किसने कहा है कि मापन की निश्चित स्वीकृति नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है? यह बात किसने कही है? कैंपबेल ने, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। एक अच्छे परीक्षण के गुण कौन कौन से होते हैं? देखिए, अ, फलांकन की सरलता होती है एक अच्छे परीक्षण में, और मेरे भाई प्रशासन की सरलता होती है, और समय की मितव्ययता भी होती है। तो राइट आंसर क्या होगा? ये सभी। और आपको मैंने बताया है, अगर आपको ऑप्शन में ये सभी मिले, ये दोनों मिले, उपरोक्त सभी मिले या ये तीनों मिले, तो आपको क्या करना है? इन्हीं को प्रायोरिटी पर रखना है, इन्हीं को टिक करना है, ठीक है? अगर आपको सही उत्तर उसमें आता है तो उसको टिक करिए, नहीं तो अगर आपको तुक्का लगाना है तो इसमें ही आप तुक्का लगाना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। परीक्षा की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए मदों की संख्या बढ़ाने का क्या प्रभाव पड़ता है? तो मदों की संख्या अगर बढ़ाई जाएगी तो धनात्मक हो जाएगा भाई वो। राइट आंसर होगा भाई सी वाला, ठीक है? और जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब करो, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से जरूर मिलेंगे, ठीक है भाई? आगे बढ़ते हैं भाई। मापन के स्तर कितने होते हैं? मापन के स्तर 4 होते हैं। मापन का निम्नतम स्तर कौन सा होता है? देखिए, सबसे निम्नतम जो स्तर होता है मापन का, वो होता है शाब्दिक स्तर, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा मापन का पैमाना नहीं है? तो मापन का पैमाना निरपेक्ष नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी। मकान नंबर प्लेट एक उदाहरण है। देखिए, जो मकान नंबर प्लेट होती है, ये किसका उदाहरण होता है? नामित स्तर का उदाहरण होता है। अनुमान के उत्तर देने की सबसे अधिक संभावना होती है, ये होती है भाई वस्तुनिष्ठ में। वस्तुनिष्ठ में ऑप्शन नंबर है, ठीक है? चलिए भाई, जिन बच्चों के पास मॉडल वगैरह नहीं है या उनके पास कोई भी सोर्स नहीं है, तो आप हमारी वीडियो से आराम से पढ़िए, बिल्कुल आपको पूरा फायदा मिलेगा, ठीक है? कूडर रिचर्डसन फॉर्मूला ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। तो ये फॉर्मूला है भाई कूडर रिचर्डसन। ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है? विश्वसनीयता की ज्ञात करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? देखिए, मूल्यांकन जो होता है वो पाठ्यक्रम संशोधन में भी होता है, और संशोधन का छात्रों का वर्गीकरण किया जाता है, और शिक्षण नियोजन के लिए भी किया जाता है। तो राइट आंसर होगा ये सभी, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं भाई।
मापनों में सबसे सरल मापक कहलाता है? सबसे सरल जो मापक कहलाता है वो होता है नामित मापक, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं भाई। लिंग के आधार पर स्त्री पुरुष में विभाजित करना मापन के लिए स्तर से संबंधित है। ये होता है हमारा नामित मापन। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 15। अनुमानतम अनुमानतम मापन के विषय में सत्यवाद कौन सी है? तो भाई ये सत्यवाद होती है, यह शुद्ध वैज्ञानिक मापदंडों को अपनाए बिना किसी किसी विषय पर वस्तु प्रति मात्रात्मक कथन होता है। ये बात एकदम से सत्य है। तो राइट आंसर होगा भाई सी वाला। आगे बढ़ते हैं। यदि एक अनुसंधानकर्ता कक्षा 10 के छात्रों की ऊंचाई का मापन करना करता है तो यह मापन क्या कहलाएगा? अनुपातिक मापन कहलाएगा भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस मापक में विशुद्ध शून्य समाहित होता है? तो ये होता है अनुपात मापन में। आगे बढ़ते हैं। गुणात्मक मापक की मुख्य विशेषता क्या होती है? ये कैसा होता है? नॉन पैरामेट्रिक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं भाई। शुद्ध एवं वैज्ञानिक मापन के लिए सत्यवाद कौन सी है? देखिए भाई, निर्धारित सार्वभौमिक मापदंडों पर आधारित होता है, बिल्कुल होता है भाई। और मापन संबंधी मात्रा या परिमाण को स्पष्ट अंकों या निश्चित संकेतों चिन्हों माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो दोनों बात सत्य है। तो राइट आंसर होगा सी, ए व बी दोनों कथन सत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा मापक शैक्षिक मापन में सबसे अधिक उपयोग में हो आता है? तो सबसे ज्यादा जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है अंतराल मापक, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं भाई। शैक्षिक जगत में सबसे कम उपयोगी मात्रक कौन सा होता है? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे कम जो प्रयोग किया जाता है मापन में वो अनुपातिक मापन होता है, ऑप्शन नंबर ए। निष्पादन परीक्षाएं उपयोगी है। देखिए, निष्पादन जो हमारे परीक्षाएं होती हैं वो निरक्षरों के लिए भी उपयोगी होती है और बालकों के लिए तो होती ही है और गूंगे बहरों के लिए भी। तो राइट आंसर होगा इन सभी के लिए उपयोगी होती है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं भाई। मापन के आवश्यक तत्वों में शामिल है शील गुणों को मात्रांकित करना, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं भाई। परीक्षण निर्माण का प्रथम पद क्या होता है? परीक्षण निर्माण का सबसे पहला पद क्या होता है? परीक्षण की योजना बनना। सबसे पहले तो उसकी प्लानिंग की जाएगी, तो यही इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं भाई। परीक्षा की विश्वसनीयता और वैधता के बीच संबंध कैसा होता है? धनात्मक संबंध होता है, ऑप्शन नंबर ए। परीक्षा की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए मदों की संख्या बढ़ाने का क्या प्रभाव पड़ता है? तो धनात्मक हो जाता है भाई, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं भाई। हमारे लिए शुद्ध मापन आवश्यक है एवं अनिवार्य है सामान्य जीवन यापन के लिए, बिल्कुल भाई। और समस्त वैज्ञानिक अध्ययनों एवं अनुसंधानों के लिए क्या होता है भाई? शुद्ध मापन जरूरी होता है। तो दोनों बात सत्य है। तो राइट आंसर होगा भाई ऑप्शन नंबर डी, बी वैसी उद्देश्यों के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। मापन के अंतर्गत किसी भौतिक वस्तु की जिस विशेषता का पता चलता है उसको हम क्या कहते हैं? देखिए, मापन के अंतर्गत ये पता चलता है भाई परिमाणात्मक का, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं भाई। दो समूहों में तुलना करने के लिए कौन सी सर्वोत्तम होती है? तो ये होती है भाई कार्मिक स्तर, ऑप्शन नंबर बी। भौतिक मापन में किसका मापन किया जाता है? देखिए, जो भौतिक मापन होता है उसमें भार का मापन भी किया जाता है, दूरी का भी और ऊंचाई का भी। तो राइट आंसर होगा ये सभी, ऑप्शन नंबर डी। भौतिक मापन में किसका मापन नहीं किया जाता? तो मापन किस में नहीं होता भाई? बुद्धि में नहीं होता। ठीक है, बुद्धि का नहीं होता। आगे बढ़ते हैं भाई। मापन में कौन से स्तर को शून्य समाहित नहीं होता? तो ये सभी कर्मित होता है, नामित होता है और अंतराल, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक मापन की विशेषता है? तो भाई इनमें से कोई निरपेक्ष शून्य बिंदु नहीं होता। ठीक है, ये इसकी विशेषता है, ऑप्शन नंबर बी। परीक्षण निर्माण की वह प्रक्रिया जिसमें परीक्षण उद्देश्यों एवं पाठ्य वस्तु के तत्वों को मैट्रिक पर दर्शाया जाता है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? नील प्रपत्र निर्माण, ऑप्शन नंबर बी। रो का प्रयोग मापन के लिए किया जाता है। देखिए, जो हमारा रो होता है इसका प्रयोग किस में किया जाता है? इसमें क्रमिक मापन में किया जाता है इसका यूज। ठीक है, वैयक्तिक मापन के लिए प्रक्षेपी परीक्षण कौन कौन से होते हैं? रोरसा शाही धब्बा परीक्षण और प्रतिपदिक समाकलन परीक्षण और भाई वाक्य पूर्ति परीक्षण। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। आगे बढ़ते हैं भाई। शिक्षा के क्षेत्र में शुद्ध मापन से लाभ होता है, कैसे होता है भाई? उपयुक्त दोनों से लाभ होता है। कौन कौन से? एक ये आपका विभिन्न समस्याओं का उचित निदान और मेरे भाई अनुसंधान की विश्वसनीयता प्राप्त की जाती है। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एकदम सही उत्तर। शैक्षिक मापन में किसका मापन किया जाता है? देखिए, जो शैक्षिक मापन होता है इसमें व्यक्ति की रुचि का भी, शील गुण का भी और व्यक्तित्व का भी। तो राइट आंसर होगा ये सभी, इन सभी का मापन इसमें किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई। निम्नलिखित निबंधात्मक परीक्षण की विशेषताओं में से कौन सी विशेषता
में सम्मिलित नहीं है तो वस्तुनिष्ठता नहीं होती। ऑप्शन नंबर ए। शैक्षिक अनुसंधान में प्रयोग आने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण परीक्षण कौन सा है भाई? मानकीकृत परीक्षण। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। शैक्षिक मापन में किसका मापन नहीं होता? तो इसमें समय का मापन नहीं किया जाता, बाकी बुद्धि का और व्यक्तित्व का और अभियोग्यता का इनका मापन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन की प्रविधि का प्रकार है? मूल्यांकन की प्रविधि कौन सी होती है? स्वयं अभिलेखन प्रविधि और प्रक्षेपी विधियां। तो भाई राइट आंसर होगा सी, ए व बी दोनों। इस प्रकार के आंकड़े कच्चे माल की भांति होते हैं। तो प्राथमिक जो आंकड़े होते हैं वे कच्चे माल की तरह होते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। शैक्षिक परीक्षण का तात्पर्य क्या होता है? मानसिक योग्यता का मापन करना और मेरे भाई शैक्षिक योग्यता का मापन करना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। मापन के कौन से स्तर में शून्य समाहित होता है? तो ये होता है मेरे भाई अनुपातिक, अनुपातिक में। ठीक है। मूल्यांकन प्रणाली का प्रत्यय दिया जाता है पी एस ब्लूम में। पी एस ब्लूम ऑप्शन नंबर बी। मूल्यांकन अपने आप में एक क्या है भाई? साधन है और साध्य है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? सी, ए व बी दोनों। अपने समूह में न आने वाले परीक्षण का नाम क्या होता है? उसको हम कहते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। पृष्ठभूमि के आधार पर ग्रामीण शहरों का विभाजन किस मापन के पैमाने में आता है? ये आता है भाई नामित पैमाने के अंतर्गत। ब्लूप्रिंट किसी परीक्षण की कैसी तालिका होती है? त्रिआयामी, थ्री डायमेंशनल। ऑप्शन नंबर सी। परीक्षण की वैधता ज्ञात करने की विधि कौन सी है भाई? तो ये जो सारी की सारी विधियां हैं ये भाई वैधता ज्ञात करने की होती है। तो ऑप्शन नंबर डी, जैसे सहसंबंध गुणांक होता है, पुष्टि वैधकरण होता है और प्रत्याशा तालिका होते हैं। तो राइट आंसर होगा डी, ये सभी। कोई भी मूल्यांकन प्राथमिक रूप से होता है सापेक्ष तथा व्यक्तिनिष्ठ होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। किसी उद्देश्य या विचार के विषय में व्यक्ति या समाज दोनों की दृष्टि से क्या उत्तम व वांछनीय है, यह निर्णय करना ही मूल्यांकन है। यह बात किसने कही है? रेमर्स तथा गेज ने कही है। ऑप्शन नंबर ए। शैक्षिक उद्देश्यों को बालक द्वारा किसी सीमा तक प्राप्त किया जा सकता है। यह जानने की व्यवस्थित प्रक्रिया को ही मूल्यांकन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मूल्यांकन की यह परिभाषा किसने दी थी? डांडेकर ने। किसने दी थी? डांडेकर ने। आगे बढ़ते हैं भाई। स्कूलों में भर्ती तथा प्रोन्नति का निर्णय खाली स्थान के आधार पर किया जाता है। तो बौद्धिक स्तरता के आधार पर नहीं किया जाएगा और भाई मूल्यांकन के परिणामों के आधार पर किया जाएगा। ठीक है। तो राइट आंसर होगा ए। मूल्यांकन के संरचनात्मक एवं योगात्मक प्रकार किसने दिए हैं? ये दिए हैं मिशेल स्क्रीवेन ने। सापेक्षता का सिद्धांत किस मापक में सर्वाधिक होता है? ये होता है क्रमित मापन में। आगे बढ़ते हैं भाई। गुणात्मक मापन के अंतर्गत आने वाला मापक कौन सा होता है? नामित मापक होता है। मात्रात्मक मापन के अंतर्गत कौन सा आता है? अंतराल आता है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है भाई? छात्रों का वर्गीकरण करना और पाठ्यक्रम का संशोधन और शिक्षण नियोजन। तो राइट आंसर होगा ये सभी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। यहाँ पर आपको कुछ सेक्शन दिए गए हैं तो आपको इसमें क्या बताना है भाई? बुद्धि परीक्षण दिया गया है जिसके परिणाम प्रकार है। ठीक है। तो यहाँ पे भाई तीनों के सेक्शन का माध्य आपसे पूछा है। तो भाई ये आपको नंबर दिए गए हैं तो इनका माध्य 79.16 आएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। मूल्यांकन की विशेषता कौन सी नहीं होती? आधुनिक नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी। मद विश्लेषण के अंतर्गत नहीं आएगा। तो परीक्षण का प्रकार निरूपण ये इसके अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन नंबर सी। किसी विषय विशेष को सीखने में छात्रों को कठिनाई ज्ञात करने के लिए अध्यापक कौन सा परीक्षण का प्रयोग करेंगे? तो इसको कहते हैं भाई उपलब्धिक परीक्षण। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। शैक्षिक सत्र के अंत में किस प्रकार का मूल्यांकन किया जाता है? तो योगात्मक का किया जाएगा। शैक्षिक परीक्षण का तात्पर्य क्या होता है? मानसिक योग्यता का मापन करना और शैक्षिक योग्यता का भी मापन करना। तो राइट आंसर होगा ए व बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा निबंधात्मक परीक्षाओं को प्रभावी बनाने में सहायक होता है? तो समय रेखा भी होती है और तालिकाएं भी, तो दोनों होते हैं भाई। तो राइट आंसर होगा ए व बी दोनों। आगे बढ़ते हैं भाई। मनोवैज्ञानिक परीक्षण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के व्यवहार की तुलना करने की व्यवस्थित विधि है। ये शब्द किसके हैं? ये है क्रोनबॉक के। ऑप्शन नंबर ए। मात्रात्मक मापन की मुख्य विशेषता क्या होती है? ये होती है मेरे भाई पैरामेट्रिक। ओके। आगे बढ़ते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा लिखित परीक्षा का प्रकार नहीं है? तो भाई साक्षरता ये होता नहीं होता, ओ सॉरी, साक्षात्कार जिसको हम इंटरव्यू बोलते हैं, ये एक लिखित परीक्षा का प्रकार नहीं होता। तो राइट आंसर होगा सी। आगे बढ़ते हैं भाई। इस मूल्य के द्वारा छात्र की प्रगति तथा शिक्षक की शिक्षण विधियों की उपयोगिता के संदर्भ में पृष्ठ पोषण मिलता है। तो ये मिलेगा मेरे भाई इसमें संकलनात्मक। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं भाई।
विद्यार्थी की शैक्षिक उपलब्धि, रुचि एवं अन्य योग्यताओं का क्रमबद्ध रूप से तैयार किया जाना अभिलेख कहलाता है। तो भाई ये होता है संचयी अभिलेख। ग्राफिया में ग्राफीय निरूपण में वाई अक्ष से क्या अभिप्राय होता है? देखिए, ये जो हमारा एक ग्राफ होता है, जो खड़ी लाइनें होती है उनको हम क्या कहते हैं, वाई अक्ष बोलते हैं, और जो पड़ी लाइनें होती है उनको हम एक्स अक्ष बोलते हैं। यह बात आपको याद रखनी है, ठीक है। एक व्यक्ति की मानसिक आयु 30 है, वास्तविक आयु 20 है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 150 होगी भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। शैक्षिक मापन में किसका मापन किया जाता है? शैक्षिक मापन में ये मैंने आपको करा दिया है, शील गुण का, व्यक्तित्व का और रुचि का। तो राइट आंसर होगा भाई ये सभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 76 की ओर बढ़ते हैं। एक कॉल सी आ गई थी भैया, तो इसलिए कॉल उठानी पड़ी, थोड़ा इमरजेंसी थी। तो बाकी कंटिन्यू करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 76। शिक्षा जगत में सर्वाधिक उपयोगी मापक क्या होता है भाई? ये होता है अंतराल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। मनोवैज्ञानिक परीक्षण के विषय में सत्यवाद कौन सी है? तो भाई जितने भी ये तीनों के तीनों कथन दिए गए हैं, मैं सत्या में एक बार इनको बता देता हूँ आपको। ये एक व्यवस्थित अध्ययन पद्धति है। ये बात एकदम से सत्य है। और मेरे भाई यह पद्धति एक अधिक व्यक्तियों की मनोवैज्ञानिक विशेषताओं के अध्ययन के लिए अपनाई जाती है। ये बात सत्य है। तो अध्ययन की यह पद्धति शाब्दिक भी हो सकती है तथा अशाब्दिक भी। तो ये तीनों की तीनों बात सत्य है। तो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी कथन सत्य है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। मनोवैज्ञानिक मापन में निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? ये किया जाता है भाई बुद्धि का, कि यदि एक व्यक्ति की मानसिक आयु 25, वास्तविक आयु 20, तो उसकी बुद्धि लब्धि 125 होगी। परीक्षण निर्माण करते समय किस बात का ध्यान रखा जाता है? तो परीक्षण निर्माण जब किया जाता है तो भाई परीक्षा विवरण तैयार किया जाना चाहिए और प्रश्नों की भाषा सरल होनी चाहिए। इन दोनों बातों का ध्यान रखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों। आगे बढ़ते हैं भाई। परीक्षण निर्माण का प्रथम पद क्या होता है? सबसे पहला जो पद होता है वो होता है परीक्षा निर्माण की योजना बनाना, ठीक है, परीक्षण की योजना बनाना, सॉरी। आगे बढ़ते हैं भाई। वह मापन जिसमें परम शून्य मापन संभव होता है उसको हम निरपेक्ष मापन कहते हैं भाई। मानकीकरण प्रक्रिया में सम्मिलित होता है। तो मानकीकरण जो प्रक्रिया होती है उसमें वैज्ञानिक भी होता है, विश्वसनीयता भी और वैधता भी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। थर्मामीटर किस मापन स्तर के अंतर्गत आएगा? थर्मामीटर आता है भाई अंतराल पैमाने के अंतर्गत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। मानकीकृत परीक्षण में निर्माण में आवश्यक कारक कौन से होते हैं भाई? जांच करना। आगे बढ़ते हैं भाई। विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधियां कौन कौन सी होती है? तो भाई ये जो पुनर्परीक्षण विधि भी होती है, समांतर प्रारूप विधि भी होती है, अर्धविच्छेद भी और तर्कयुक्त विधि भी। तो राइट आंसर होगा ये सभी। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। मानकीकृत परीक्षण तैयार किया जाता है किसके द्वारा? विशेषज्ञों द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं भाई। परीक्षण निर्माण प्रक्रिया में सम्मिलित न होने वाला सोपान कौन सा होता है? ये होता है पृष्ठपोषण। परीक्षण निर्माण में जांच करना कौन सा सोपान होता है? जांच आता है तृतीय सोपान में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। किसी परीक्षण को बार बार एक ही समूह पर लेने से यदि उनके प्राप्तांकों में सार्थक अंतर नहीं आता तो वह परीक्षण कैसा कहलाएगा? विश्वसनीय कहलाएगा भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने 91। ओके। बुद्धि लब्धि को एक उदाहरण माना जा सकता है, क्रमिक पैमाने का माना जाता है। कोई व्यक्ति किस स्तर किस प्रकार से व्यक्तित्व वाला है, यह जानने के लिए परीक्षण क्या कहलाता है? तो व्यक्तित्व परीक्षण कहलाता है ये वाला। परीक्षण विधि के आधार पर मनोवैज्ञानिक परीक्षण होता है। कैसा होता है भाई? व्यक्तिगत भी होता है और सामूहिक भी। तो राइट आंसर होगा दोनों प्रकार का, ऑप्शन नंबर सी। एक सामूहिक परीक्षण एक बार में दिया जाता है, तो अनेक व्यक्तियों को दिया जाता है भाई, ऑप्शन नंबर। परीक्षण के माध्यम के आधार पर मनोवैज्ञानिक परीक्षण हो सकता है, ये होता है भाई शाब्दिक भी और अशाब्दिक भी। अभी पीछे बताया था, तो दोनों प्रकार का, ऑप्शन नंबर सी। फूलों के नाम जैसे गुलाब, गेंदा, कमल का प्रश्न किस प्रकार के परीक्षण के अंतर्गत आता है? यह आता है भाई वर्गीकरण में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। परीक्षण की योजना बनाना परीक्षण निर्माण का कौन सा पद है? योजना बनाना होता है भाई सबसे पहला पद, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहुविकल्प भी होते हैं, वर्गीकरण भी और मिलान भी। तो राइट आंसर होगा ये सभी, ऑप्शन नंबर।
आगे बढ़ते हैं भाई। किसी परीक्षण का फलांकन वस्तुनिष्ठ होता है यदि यदि यह केवल छात्रों के उत्तरों पर आधारित हो। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम सत्य बात। एक उत्तम परीक्षण की विशेषता कैसी होती है? ये होती है वैधता। किसी परीक्षण की विश्वसनीयता से अर्थ क्या होता है? उसके अंकों में कितनी स्थिरता है। ऑप्शन नंबर ए। यदि प्रश्नों यदि सॉरी यदि दो विभिन्न समूह में निष्पादित परीक्षण के प्राप्त अंकों में विभिन्नता न हो तो ये कहलाएगा भाई विश्वसनीयता वाला। ओके, ऑप्शन नंबर बी। एक परीक्षण को कम विश्वसनीय माना जाता है यदि छात्र द्वारा प्राप्त अंक कैसे हों भाई? अधिकतम परिणाम मापन त्रुटि से प्रभावित हों। ऑप्शन नंबर सी। यदि किसी परीक्षण में पदों की संख्या बढ़ा दी जाए तो उस परीक्षण की विश्वसनीयता बढ़ जाएगी भाई। ऑप्शन नंबर ए। यदि किसी परीक्षण में पदों की संख्या घटा दी जाए तो क्या होगा? ये घटेगी भाई, सीधी सी बात है। कूडर अधिमान लेखा में रुचि कितने क्षेत्रों में विभाजित की जाती है? तो 10 क्षेत्रों में। किसी परीक्षण की विश्वसनीयता निर्भर करती है अंकों की वस्तुनिष्ठता पे और भाई न्यायाधर्श की मात्रा पे। तो ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों एकदम सत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी। समांतर प्रारूप विधि, तर्कयुक्त समानता विधि, परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि, अर्ध विक्षेपण विधि मुख्यतः मापन करती है किस चीज का? ये जो सारी विधियां हैं ये करती हैं भाई परीक्षण की विश्वसनीयता की जांच। ठीक है। होयट ने विश्वसनीयता गुणज ज्ञात करने की विधि का निष्पादन कब किया था? तो इन्होंने इस विधि को 1941 में बनाया था। कूडर रिचर्डसन फॉर्मूला ज्ञात करने के लिए होता है, ये होता है विश्वसनीयता की ज्ञात के लिए। अनुमान से उत्तर देने की सबसे अधिक संभावना होती है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में। अर्ध विच्छेदन विधि द्वारा विश्वसनीयता ज्ञात करने पर हम गणना करते हैं किसकी? स्थिरता एवं तुल्यता गुणांक की। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं भाई। किसी प्रश्न के 3 विकल्प अच्छा, सामान्य, खराब दिए गए हैं तो मापक का नाम क्या होगा? अंतराल। ऑप्शन नंबर बी। विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति में परीक्षण की प्रभावपूर्णता की ओर संकेत करती है वैधता। ऑप्शन नंबर सी। वैधता से आशय क्या होता है? देखिए, वैधता से क्या आशय होता है? वही मापना जिस मापन के लिए परीक्षण बनाया गया है। ठीक है, ये बात सत्य है। ऑप्शन नंबर बी। स्टीवेंस द्वारा मापन के कितने स्तर दिए गए हैं? तो मापन के स्टीवेन ने बताए हैं 4 स्तर। परीक्षण निर्माण में कठिनाई स्तर और विभेदन क्षमता को क्या कहते हैं? मद विश्लेषण कहते हैं। एक शाब्दिक परीक्षण के लिए आवश्यक होता है भाषा का ज्ञान और मेरे भाई लिखने की योग्यता। तो राइट आंसर होगा ए व बी दोनों। मौखिक परीक्षाएं छात्रों की इस योग्यता के मूल्यांकन में सहायक होती है आत्मविश्वास के और भाई विषय की जानकारी। ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों। परीक्षा क्या है भाई? एक प्रकार की औपचारिक प्रणाली है। ऑप्शन नंबर ए। भाषा के माध्यम से उत्तर किस प्रकार के परीक्षण से प्राप्त होता है? तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण से। आगे बढ़ते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आएगा? तो मूल्यों का विकास करना। रुचि संपूर्ण मानव व्यवहार पर पहलू है। यह बात किसने कही है? सुपर ने। ठीक है। बालक की रुचियों, संवेगों एवं मनोवृत्तियों का संबंध व्यवहार के किस भाव के अंतर्गत आएगा? ये होता है भावात्मक। गत्यात्मक कौशल व्यवहार के किस पक्ष में आता है? यह आता है क्रियात्मक पक्ष। मनोवैज्ञानिक परीक्षण लाभदायक सिद्ध होता है तो भाई उपयुक्त सभी क्षेत्रों में, यानी कि मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है, तो राइट आंसर होगा डी। इंद्रियों की प्रधानता की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? तो प्रत्यय विचारक ये नहीं होता, बाकी सब होते हैं। शरीर संरचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? ये किया है क्रेसमर ने। किसने? क्रेसमर ने। ऑप्शन नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व मापक है? तो सामाजिक मिति, परिस्थिति परीक्षण और मनोनाटक। ऑप्शन नंबर डी ये सभी है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का मापक नहीं है? तो मनोभौतिक विधियां। चरित्र गुण के वैज्ञानिक मापन का सूत्रपात किसने किया है? ये किया है भाई गाल्टन ने। आगे बढ़ते हैं भाई। कौन सा व्यक्तित्व और समायोजन के वर्गीकरण में नहीं आएगा? तो शाब्दिक परीक्षण। निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सबसे सही सूचना उपलब्ध कराता है? सबसे सही सूचना होती है साक्षात्कार से। प्रश्नावली को क्या कहा जाता है? प्रश्नावली को कहा जाता है साक्षात्कार का लिखित रूप। ऑप्शन नंबर सी। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण एक व्यक्तित्व परीक्षण होता है। निम्नलिखित में बेमेल कौन सा है? तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण अलग है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन की प्रक्षेपी विधि का प्रकार है? तो प्रासंगिक भी होता है और बालक बोध परीक्षण भी। तो राइट आंसर होगा सी, ए व बी दोनों। व्यवहार कुशल व्यक्तियों में से कौन सी बुद्धि सर्वाधिक होती है? तो सामाजिक बुद्धि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। छात्रों की योग्यता के आधार पर किया गया विभाजन किसके अंतर्गत आता है? यह आता है क्रमित विभाजन के। आयु मानक का प्रयोग किसमें किया जाता है? बुद्धि परीक्षण में। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे जो गलत कथन है वो ये होता है भाई
बुद्धि का विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। ये बात गलत है, तो राइट आंसर होगा डी। बुद्धि मापने की भाटिया परीक्षण बैटरी एक क्या है? एक अशाब्दिक व्यक्तिगत परीक्षण है, ऑप्शन नंबर ए। प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि होती है, तो कैसी होती है भाई? 125 से ऊपर होती है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। मानसिक दक्षता के आधार पर संकेतों, चिन्हों, आकृतियों के परस्पर संबंध में अध्ययन किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम अमूर्त बुद्धि कहते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा है भाई बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला, ठीक है? ये होता है IQ बराबर होता है MA/CA × 100, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं भाई। बुद्धि परीक्षण में उपयोग किए जाने वाले मानक कौन कौन से होते हैं भाई? श्रेणी मानक, ऑप्शन नंबर बी। इन्हें बुद्धि परीक्षण के आधार पर एक बच्चे की बुद्धि लब्धि 120, तो वह बच्चा कैसा है? श्रेष्ठ है भाई, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जी को बुद्धि का महत्वपूर्ण कारक मानता है? तो स्पेयरमैन सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी। बुद्धि लब्धि का परिकलन करने के लिए मानसिक आयु वास्तविक आयु के साथ कैसे होती है भाई? भाग देने से निकलती है। जलोटा का सामान्य बुद्धि परीक्षण कब प्रकाशित हुआ? जलोटा का हुआ था भाई 1963 में, ऑप्शन नंबर बी। 1905, 1908 और 1911 में किस मनोवैज्ञानिक के नाम पर संबंधित है? यह है भाई बीने के नाम पे। आगे बढ़ते हैं भाई। व्यक्तिगत विभिन्न विशेषता एवं क्षमताओं तथा ज्ञानार्जन की मात्रा करने वाली परीक्षाओं को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है उपलब्धि परीक्षण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। एक शैक्षणिक उपलब्धि परीक्षण वह है जिसका निर्माण ज्ञान समूह के कौशल के लिए किया जाता है, तो यह बात किसने कही है? फ्रीमैन ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। प्रत्येक उपलब्धि परीक्षण में छात्रों को किसी न किसी रूप में प्राप्त करने का इस प्रदर्शन प्राप्त करना पड़ता है जिसने वह अवलोकन और मूल्यांकन किया जाता है, तो बुद्धि लब्धि का यह स्पष्टीकरण किसने दिया था? हेनरी चेल्सी ने। उपलब्धि परीक्षणों उपलब्धि परीक्षणों का उद्देश्य क्या होता है? तो भाई विभिन्न विषयों की उपलब्धि मापना और निर्देशन परामर्श और शिक्षा के शिक्षण का मूल्यांकन, तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। मूल्यांकन कैसे होता है भाई? एक तो वस्तुनिष्ठ होता है और आत्मनिष्ठ होता है, ऑप्शन नंबर सी ए व बी दोनों। विद्यार्थियों में विभिन्न विषयों में अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए प्रयुक्त परीक्षण क्या कहलाता है भाई? निष्पत्ति परीक्षण कहलाता है। छात्र की शैक्षिक योग्यता का बोध क्या होता है भाई? परीक्षा के द्वारा होता है। एक अच्छे प्रमाणीकृत परीक्षण की विशेषताएं कैसी होती हैं? अंकन कुंजी भी होती है, निर्देशन भी होती है और मानक भी। तो राइट आंसर होगा ये सभी, ऑप्शन नंबर। उपलब्धि परीक्षण के लिए अपनाई जाने वाली परिणात्मक परीक्षा कौन सी होती है भाई? प्रायोगिक परीक्षा भी होती है, मौखिक भी और लिखित भी, तो तीनों होती है ये सभी। बालक की स्मरण शक्ति की परीक्षा के लिए कौन से प्रश्न होने चाहिए? तो प्रत्यय स्मरण प्रश्न होने चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। स्वयं आलेख प्रविधियों में शामिल है कौन कौन से? साक्षात्कार भी और भाई वार्तालाप भी, तो राइट आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी ए व बी दोनों, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके सामने निबंधात्मक प्रश्न के प्रकार होते हैं। देखिए जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं वे आपके व्याख्यात्मक भी होते हैं, विवेचनात्मक भी और वर्णनात्मक भी, तो राइट आंसर होगा डी ये सभी। परीक्षण एक मूल्यांकन के मुख्य अंतर होता है, ये होता है भाई ए व बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी। परीक्षाओं में निबंध परीक्षाओं का प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि यह उच्च स्तरीय उद्देश्यों के मापन के लिए प्रयुक्त होते हैं, ये कथन सत्य है। निबंधात्मक परीक्षाएं छात्रों की योग्यता के मूल्यांकन में सहायता होती है, निर्णय लेने की क्षमता में और व्याख्या में, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ये वह भी दोनों। अंकों के आधार पर विद्यार्थियों को क्रम प्रदान करना किसका उदाहरण है? ये होता है आपका क्रमिक मापनी का। आगे बढ़ते हैं भाई। एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण निश्चित रूप से व्यवहार के आदर्श या प्रमाणीकृत और वस्तुगण मापन है होता है, यह बात किसने कही है? एनास्टासी ने कही है। निम्नलिखित में से कौन परीक्षण से संबंधित है? तो ए व बी दोनों प्रकार के प्रश्न होते हैं, दीर्घ भी होते हैं, लघु भी होते हैं, ठीक है। मापन का सर्वोच्च स्तर कौन सा होता है? सबसे अच्छा स्तर होता है मापन का अनुमान अनुपान मापनी, ठीक है। उत्तम परीक्षण का मानदंड कौन सा होता है? वस्तुनिष्ठता, वैधता और आपका विश्वसनीयता, तीनों होते हैं सी ये सभी। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर कैसा होता है? निरपेक्ष तथा तथ्यात्मक होता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा की मुख्य विशेषता क्या होती है भाई? वैधता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता, ये सभी ऑप्शन नंबर। विश्वसनीयता और वैधता की दृष्टि से कौन सा अच्छा परिणाम? यह है भाई आपका वस्तुनिष्ठ परीक्षण। अंकात्मक और गुणात्मक निरीक्षण होता है किसमें? मूल्यांकन में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन वस्तुनिष्ठ परीक्षणों से संबंधित नहीं है? तो लघु, दीर्घ,
आपका दीर्घ उत्तरीय पर्सन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सा मापन का उदाहरण नहीं है? तो घड़ी देखना एक मापन नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का प्रमुख गुण कैसा होता है? ये विश्वसनीयता होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का गुण नहीं है, तो कौन सा गुण नहीं होता? कि भाई आपका अपनी रुचि एवं दृष्टिकोण से उत्तर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वस्तुनिष्ठ है? तो ये है भैया आपका, इस तरबूज का वजन 2.5 किलोग्राम है, ये वस्तुनिष्ठ कथन है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वस्तुनिष्ठ नहीं है? तो आपका प्रिय लेखक कौन है, ये कथन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी अध्यापक निर्मित परीक्षा की विशेषता नहीं है? तो ये मानकीकृत होती है, ये बात इसकी नहीं है। एक निष्पादन परीक्षण में छात्र प्रयोग करता है किनका? वस्तुओं का, ये बात एकदम से सही है। निबंधात्मक प्रश्न के प्रकार होते हैं, देखिए मेरे भाई, जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं वो व्याख्यात्मक होते हैं, विवेचनात्मक होते हैं और वर्णनात्मक। ऑप्शन नंबर डी ये सभी। स्वयं रिपोर्ट प्रविधियों में शामिल होते हैं, तो साक्षात्कार भी और वार्तालाप भी। तो ऑप्शन नंबर सी ए व बी दोनों। रेलवे डिवीजन को संकेत चिन्ह देना किस मापक पैमाने के अंतर्गत आएगा? ये होता है भाई नामित पैमाना। मूल्यांकन कैसा होता है? वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ। ऑप्शन नंबर सी ए व बी दोनों। बुद्धि परीक्षण में किस मानक का सामान्य उपयोग नहीं किया जाता? तो आयु मानक में। ऑप्शन नंबर बी। विनय बुद्धि परीक्षण के आधार पर एक बच्चे की बुद्धि लब्धि 120 प्राप्त होती है, तो वह बच्चा कैसा है? श्रेष्ठ है। मूल्यांकन अपने आप में एक क्या होता है? साध्य होता है। ऑप्शन नंबर बी। मूल्यांकन के संरचनात्मक व योगात्मक प्रकार किसने दिए हैं? ये दिए हैं मिशेल स्क्रूवेन ने। ऑप्शन नंबर ए। मर्सेल के अनुसार मापन त्रुटियां के प्रकार कितने होते हैं? 4 होते हैं। एक शाब्दिक परीक्षण के लिए आवश्यक होता है भाषा का ज्ञान और लिखने की योग्यता, दोनों होती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व मापक होता है? ये होता है समाजीमिति। निम्नलिखित में से कौन सा निबंधात्मक परीक्षाओं को प्रभावी बनाने में उपयोगी है? तो समय रेखा और तालिकाएं दोनों होती हैं, तो राइट आंसर होगा सी ए व बी दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न का प्रकार नहीं है? तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं। विविधता से आशय क्या होता है? वही मापना जिसका मापन करने के लिए परीक्षण बनाया गया है, ये बात एकदम सत्य है। आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सांख्यिकी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? ये हुई है मेरे भाई स्टेटस से। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। यहाँ से अपन आपकी जो है अगली यूनिट शुरू हो जाती है। ठीक है, सांख्यिकी का संबंध किससे होता है? ज्ञान प्राप्त करने की सांख्यिकीय प्रविधियों से। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ पे सही उत्तर। प्राचीन काल में सांख्यिकी को क्या कहा जाता था? अंगणित कहा जाता था। सांख्यिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ था? सन 1750 में। आधुनिक युग में सांख्यिकी शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में भी और एकवचन के रूप में दोनों में होता है, तो ए व बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी। सांख्यिकी से हमारा तात्पर्य तथ्यों से है जो पर्याप्त सीमा तक अनेक प्रकार के कारणों से प्रभावित होते हैं। बहुवचन के रूप में सांख्यिकी, यह परिभाषा किसने दी है? ये दी है यूल एवं कैंडाल द्वारा। मानक विचलन को किस चिन्ह से दर्शाया जाता है? देखिए मानक विचलन दर्शाया जाता है मेरे भाई किससे? ये दर्शाया जाता है भाई आपका रो से। ठीक है, ये वाला ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। शिक्षा में सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है, तो ये सभी हो जाएगा। इस प्रकार के आंकड़े कच्चे माल की भांति होते हैं, तो प्राथमिक आंकड़े भी और द्वितीयक भी। तो राइट आंसर होगा ए व बी दोनों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन से आंकड़े हैं? आंकड़े परीक्षा के प्राप्तांक भी होते हैं, किसी राज्य में विद्यालयों की संख्या भी और किसी देश में जनसंख्या भी, ये सभी आंकड़े होते हैं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये सभी। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। सांख्यिकी अनुमानों तथा संभावनाओं का विज्ञान है, यह बात किसने कही है? बोडिंगटन द्वारा। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। सांख्यिकी वह विज्ञान है जिसका संबंध समंकों के संकलन, वर्गीकरण, प्रदर्शन आदि रीतियों से है, जिनको किसी अनुसंधान क्षेत्र में प्रकाश डालने के लिए एकत्र किया जाता है। यह परिभाषा किसने दी है? सेलिगमैन ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। सांख्यिकी की परिभाषा सांख्यिकी प्रदर्शों के संग्रहण करने की विश्लेषणात्मक तथा उनकी व्याख्या करने का विज्ञान है। यह बात किसने कही है? कैंडाल एवं बकलैंड ने। ठीक है, चर ऐसा गुणधर्म है जिसके विभिन्न परिणाम होते हैं, यह बात किसने कही है? कर्लिंगर ने। ओके, यहाँ पर आपको 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 ये श्रेणी दी गई है, इसका नाम कैसा होता है भाई? अपवर्जक श्रेणी। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं भाई, ग्राफीय निरूपण में किसकी आकृति आयताकार होती है? तो स्तंभ आकृति है, इसको बोलते हैं आयत चित्र। ठीक है। किसी समावेशी श्रेणी की उच्च सीमा और वास्तविक उच्च सीमा में क्या अंतर होता है? तो भाई राइट आंसर होगा भाई 0.5 का, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट यहाँ से पढ़ेंगे भाई। ग्राफीय निरूपण में वाई अक्ष से मतलब होता है खड़ी रेखा। जहाँ बिंदु एक्स तथा वाई अक्ष पर एक दूसरे को काटते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उद्गम बिंदु कहते हैं भाई। समझने तथा बनाने में सरलतम, सर्वाधिक लोचदार तथा व्यापक रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला चित्र ही बिंदु रेखा चित्र है। बिंदु रेखा चित्र के विषय में यह बात किसने कही है? एम एम ब्लेयर ने। ठीक है, एम एम ब्लेयर ने यह बात कही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। यहाँ पे माध्य की गणना की जाती है, तो यहाँ पे उपयुक्त सभी सारे के सारे हो जाएंगे। शोध की सांख्यिकी क्यों आवश्यक है? यहाँ पर भी सारे के सारे कथन सत्य है। संचयी आवृत्ति का उपयोग किस ग्राफीय निरूपण में किया जाता है? तो त्वरण में, त्वरण में किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। बहुलक में प्रमुख महत्व दिया जाता है किसमें? आवृत्तियों को। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। बिंदु रेखे चित्रों का दोष माना जाता है, तो ये सारे के सारे दोष हैं। जैसे केवल समिति क्षेत्र में प्रयोग होना, ये भी इसका दोष होता है। और भाई अनेक प्रकार भ्रामक निष्कर्ष प्रदान करना, ये भी होता है। और गुणात्मक तथ्यों का वर्णन नहीं किया जाता। ठीक है, ये सभी हो जाते हैं, तो राइट आंसर होगा डी वाला। ठीक है। सांख्यिकी के विकास में किसने योगदान दिया है? तो बर्नौली ने दिया है, ऑप्शन नंबर सी। किसी समूह का विस्तार 40 और वर्ग अंतराल 10 हो तो बनने वाले वर्गों की संख्या कितनी होगी? 7 होगी। 7 नहीं, सॉरी 5 होगी, 5 5 5, ये सही है। आगे बढ़ते हैं भाई। यहाँ पर पूछा है आपसे माध्य, बहुलांक और माध्यिका के बीच सही सूत्र। तो भाई यहाँ पर जो सूत्र होता है M03MD-2M, ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। किसी 10 सदस्यीय समूह में उच्चतम प्राप्तांक और निम्नतम प्राप्तांक के अंतर को हम क्या कहते हैं? विस्तार कहते हैं। ठीक है भाई, इस प्रकार से जो है ये आपका पेपर है भाई। इस प्रकार से आपकी वीडियो है। मैं थोड़े से क्वेश्चन और करा देता हूँ, नहीं तो ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, बाकी मैं इसकी पीडीएफ आपको दे दूंगा, पीडीएफ आपको पढ़ लेनी है। ठीक है, कहाँ पर थे हम? यहाँ पर थे। चित्र सांख्यिकीय तत्वों को समझने की एक सरल शैली है। यह अपेक्षाकृत वैज्ञानिक भी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि सामान्य ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों के लिए चित्र में प्रदर्शन रीति अन्य उपयोगी नहीं की जा सकती। यह बात किसने कही है भाई? यह बात सिम्पसन व काफ्का ने कही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। माध्य का वह मान है जो एक कोटिपद वितरण के लिए प्राप्तांक को 2 बार भागों में बांट देती है। यह बात कही है वारेन ने। सांख्यिकी में ऐसे आयत जो वर्गांतर की आवृत्तियों को दर्शाते हैं उसको हम हिस्टोग्राम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ संख्याएं दी गई हैं, इनकी माध्यिका बतानी है। माध्यिका यहाँ पे 21 है। किसी समावेशी वर्ग की वास्तविक उच्च सीमा और वास्तविक निम्न सीमा के आधे योग को हम क्या कहते हैं? मध्य बिंदु, जिसको हम मान के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसी समूह की एक समावेशी अपवर्जन श्रेणियों के आधार पर परिकलनित मध्य अंतर कैसा होता है? शून्य होता है भाई। वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों का अनेक भुजाओं द्वारा प्रदर्शन किया जाता है उसको बहुभुज कहते हैं। इस ग्राफीय निरूपण में कोण को विलुप्त किया जाता है, तो आवृत्ति वक्र में। पाई चित्र का स्वरूप कैसा होता है? वर्गाकार होता है, सॉरी वर्ताकार होता है। उज्जवाइन बनाने के लिए वर्गांतराल के साथ साथ क्या आवश्यक होता है? संचय आवृत्ति। ठीक है, यहाँ पर आपको चित्र दिया गया है, आपसे पूछा है इसमें क्या है, तो ये स्तंभाकृति है एक। इसी वर्गांतराल का मध्य बिंदु 20, वास्तविक निम्न बिंदु 10, तो भाई उच्च सीमा क्या होगी? उच्च सीमा होगी 30। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक्स अक्ष को स्पर्श नहीं करने वाला ग्राफीय चित्रण, इसको बोलते हैं आवृत्ति बहुभुज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। प्रदत्तों की संख्या में बार बार प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, समंकों में ग्राफीय निरूपण में अक्ष अक्ष पर प्रदर्शित किया जाता है, ये बात होती है वर्गांतराल में। सांख्यिकीय अध्ययनों में तथ्यों की किसी श्रेणी का उचित प्रतिनिधित्व करने वाले अंक को क्या कहते हैं? केंद्रीय या माध्य प्रवृत्ति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुल आवृत्तियों का योग क्या होता है? ये होता है मेरे भाई एन। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। किसी वर्ग के 6 आवृत्तियों को उसके और टेली चिन्हों से दर्शाना है, तो यहाँ पर टेली चिन्ह कैसे होंगे भाई? आपका ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, बहुलांक ज्ञात करने के लिए माध्य 55, माध्य का 58, तो बहुलांक आपको बताना है 64। ठीक है, तो इस प्रकार से भाई ये आपके क्वेश्चन थे। तो वीडियो भाई ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको क्या करूँगा भाई, आपको इसकी पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, पीडीएफ आपको पढ़ लेनी है आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छे से इन क्लासेस को तैयार करके जाना है। ठीक है, तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मुश्किल से आपके लगभग ऐसे होंगे लगभग 30-40 क्वेश्चन और होंगे। ठीक है, तो आपको इनको जो है अच्छे से कर लेना है, तो भाई निश्चित ही आपका पेपर अच्छा जाएगा। तो भाई माफ़ी चाहेंगे आपका। चलिए, आप इसी वीडियो को अब हम यहीं पर रखेंगे, और
जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएगी इसकी, ठीक है। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना भाई, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और जिस भी सब्जेक्ट की आपको वीडियो चाहिए मैं आपको इसी प्रकार से बना के दे दूंगा, तो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है, ठीक है भाई। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहना है। और अगर मुझसे कोई सवाल पूछना है या मुझसे कोई सुझाव देना है, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये है, जीनियस जीनियस अंडर स्कोर विकास अंडर स्कोर 197, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। आप जो है मुझे इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो करिए, और वहीं पर आप जो है अपना सवाल पूछ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहना है और अपने